जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य में साथी, क्योंकि ये मगध अर्थात ये कहाँ पर है और क्या है, इन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बता दिया हुआ था कि जो महाजनपद हैं उन्हीं में से एक उभर के आया सबसे महान जनपद कहा जाएगा, जिसका नाम है मगध साम्राज्य। साथ ही यहाँ पर कई वंशों ने शासन किया है। मतलब जैसे बात करें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, ऐसे ऐसे वंशों ने शासन किया है। तो इन वंशों, वंशावलियां और उनके शासकों से लेकर के प्रश्न बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले साथी, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और जो भी नए मेरे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करें। आगे बढ़ेंगे हम अपने क्लास की ओर। साथ ही ज़्यादा समय न करते हुए देखेंगे आज के क्लास में क्या है। मगध साम्राज्य, जानेंगे पूरी कहानी। आइए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखिएगा, यहां पर हम पढ़ रहे हैं साथी क्या, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्या है। मगध जो साथी है, ये वास्तव में कहां पर है, ये स्थान स्थिति की बात करें कि मगध साम्राज्य की वास्तव में स्थिति कहां पर होगी। स्थिति मतलब यह कहां पर अवस्थित होगा। मगध साथी ये भारत का राज्य है, जिसका नाम है बिहार। बिहार में कितने जनपद पूछ सकते हैं कि बिहार में कितने जनपद थे साथी, तो बताइएगा। यहाँ पर बिहार में कुल कितने जनपद थे, वो महाजनपद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसको हम कह सकते हैं महाजनपद। तो थे साथी यहाँ पर 3 महाजनपद, उन जनपदों को याद रखेंगे। सबसे पहला है मगध, और यहाँ पर मिलेगा अंग, और मिलेगा वज्जी। मगध, अंग और वज्ज। तो साथी आपने क्या जाना कि बिहार में जो महाजनपद थे कितने कितने, मगध, अंग और वज्जी। समझ रहे हैं, मगध, अंग और वज्जी। पूछ सकता है, बताइए मगध की राजधानी क्या थी। बोले जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, मगध की। मगध की राजधानी साथी पूछ सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि मगध की राजधानी थी साथी, इसका नाम था राजगृह। क्या नाम था साथी, राजगृह। और इसे नाम दिया गया और भी गिरि व्रज, या नाम दिया गया साथी राजगीर। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य की। चलिएगा, यहां पर मगध जो है वह स्थिति की बात करें कि वह किस तरह स्थित है, कहां कहां पर है। तो इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की बात करें तो इसके पूरब में क्या, कौन सी नदी थी, मतलब कहां क्या था। इसके उत्तर में क्या था, है ना, और इसके पश्चिम में क्या था, और इसके दक्षिण में क्या था। थोड़ा सा डीप हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। साथ ही इसके उत्तर में आप देख पा रहे हैं जिस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है साथी क्या, बोलेंगे गंगा। कौन सी नदी है साथी, बोलेंगे गंगा। तो उत्तर में नदी है, इसका नाम क्या है साथी, गंगा। उत्तर में नदी का नाम क्या है, गंगा। गंगा नदी थी इसके उत्तर में, ठीक है। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला। यहां पर दक्षिण में क्या है, विंध्याचल या विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला मतलब यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इस तरह से समझ पा रहे हैं आप लोग। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और
पूर्व में, इसके पूर्व में चंपा नदी बहती है, बोलेंगे चंपा नदी बहती है। और इसके पश्चिम में जो नदी है उसका नाम था साथी सोन नदी। तो इस तरह से 3 नदियों और एक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ मगध साम्राज्य, जो कि बहुत ही शक्तिशाली हुआ। इसकी राजधानी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया हुआ। मगध में राजवंश की बात करें तो साथी आप इस बात पे याद रखेंगे कि मगध में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। थोड़ा सा मैं उसकी ट्रिक की बात करूंगा जो आपको समझना है, आगे कौन कौन से राजवंशों के बारे में पढ़ना है। तो इस बात को समझ पा रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। अब यहां पर पूछा है अगर मगध राजवंश मतलब मगध में शासन करने वाले राजवंश, जो पहला है हर्यक वंश। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ट्रिक के बारे में आप समझ जाएं जिससे आपको सहायता मिलेगी, क्या कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो मगध याद रखेंगे क्या, मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से राजवंश हुए हैं, और इनकी हम क्या दे जानेंगे साथी, इनकी हम जानेंगे एक ट्रिक। ट्रिक क्या है देखिएगा, इसको मगध में शासन करने वाले राजवंशों की ट्रिक देखना है कि ट्रिक है साथी हसीन, मासुका, सी। ट्रिक क्या है साथी, हसीन, मासुका, सी। हा से साथी यहां पर याद रखें, हा से जो आएगा, हा से यहां पर है हर्यक वंश। पहला वंश क्या है, हर्यक वंश। दूसरा है, दूसरा की बात करेंगे, दूसरा जो है इस तरह समझिएगा आप, दूसरा वंश है साथी जिसका नाम है शिशुनाग, शिशुनाग वंश। और तीसरे वंश की बात करें, तीसरा वंश है आपका, तीसरा जिसका नाम है नंद वंश, नंद वंश। ठीक है, इसके बाद चौथा वंश है, चौथा वंश है साथी मौर्य, मौर्य वंश। याद रखें मौर्य वंश। ठीक, इसके बाद पांचवें वंश की बात करेंगे हम लोग। पांचवा जो है इधर, पांचवा वंश, इसका नाम है शुंग वंश, शुंग वंश। इसके बाद ये जो छठवां वंश है साथी, छठा, इसका नाम है कंडु वंश। और अंतिम है आपका ये सातवां वंश जिसका नाम है आंध्र, आंध्र सातवाहन। सा से सातवाहन याद रखेंगे, आंध्र वो पूरा नाम है उसका, आंध्र सातवाहन वंश। तो कुल इतने राजवंशों ने शासन किया है जो ट्रिक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। और पूछा जाएगा साथी बताइए इन्होंने कब से कब तक शासन किया, जो कि आपको डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला जो वंश साथी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हर्यक वंश। देखिएगा विस्तार से हम लोग आपको बताएंगे क्या है, विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है साथी वो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व साथी समझिएगा ये उल्टा चलता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर चलता है। क्यों, क्योंकि वो ईसा मसीह प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसके पहले जब ईसा मसीह की ओर जाएंगे तो वह ज्यादा से कम की ओर बढ़ेगा। तो यही है ईसा पूर्व, इसे बीसी कहते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक,
शासक यहां पर कुल कितने हर्यक वंश में है उसको जानेंगे। तो बिंबिसार ये पहला शासक है, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार को साथ ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रेणिक, याद रखेंगे। बिंबिसार का नाम क्या है, श्रेणिक, अर्थात सेना रखने वाला, सेना रखने वाला, मतलब इसके पास बहुत सारी सेना थी इसलिए इसको श्रेणिक कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ और इसका नाम क्या है साथी, कुणिक, कुणिक कहा जाता है, कुणिक, कुणिक मतलब ये हुआ अपने पिता को मार दिया था इसने, तो इसको कहा जाता है पितृहंता, पितृहंता, ठीक है। इसके बाद उदयन, उदयन हुआ, ठीक है। तो उदयन भी शासक है, इसका लड़का है। इसके बाद हुआ नागदशक, कौन हुआ, नागदशक। तो इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिंबिसार की, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा साथी। यहां पर तो हमने जाना पहला वंश कौन सा, हर्यक वंश, वहां के शासक देख लिए 4 शासकों के बारे में। दूसरा यहां पर वंश आएगा जिसका नाम है दोस्त क्या, शिशुनाग वंश, 412 ईस्वी से 344 बीसी तक। शासक यहां पर शिशुनाग रहेगा, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कालाशोक, इसको काक वर्ण कहा जाता है। 2 शासक यहां पर रहते हैं, कालाशोक या काक वर्ण, क्योंकि ये काला था, कलुआ एकदम से। नंद वंश की बात करेंगे तो नंद राजवंश में 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक शासन रहा इसका। और इसमें जो शासक है साथी महापद्मनंद और घनानंद, अंतिम शासक है घनानंद, ठीक। तो 2 ही शासक है इसमें। वैसे महापद्मनंद तो द्वितीय है, इसके पहले का जो है उसका नाम है महानंदिन, जो कि आपको बहुत वो डीप हो जाएगा, वहां तक नहीं ले चलूंगा, परेशान मत होइएगा जो आप परेशान होने लगे। तो हम लोग यहां तक बात करने वाले हैं 3 राजवंशों में से। तो याद रखें, अब मैं शुरू करने वाला हूं कहानी को। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। क्या है हर्यक वंश। तो पहला वंश साथी आप देख पा रहे हैं, कौन सा वंश है, बोलेंगे हर्यक वंश। साथी यहां पर आप देखें तो आपको मिलेगा क्या हर्यक वंश में, तो बिंबिसार, जिसको साथी अभी मैं बोल रहा था श्रेणिक कहा जाता है, अर्थात सेना रखने वाला। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। टाइम जरूर आप ना याद रखें, लेकिन उसका क्रमबद्ध तरीके से उन शासकों को जरूर याद रखिएगा। अजातशत्रु इसका लड़का हुआ साथी, इसका नाम है कुणिक, ठीक है साथी, कुणिक। और 492 से 622 ईसा पूर्व तक शासन रहता है इसका। दूसरी बात, उदयन, उदयभद्र इसका नाम है, और 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन रहता है। साथ ही हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश के संस्थापक, किसका नाम, बिंबिसार। बोलेंगे ये क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, क्योंकि इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में देखें कि यह मगध का वास्तविक संस्थापक है साथी। बिंबिसार ने अंग विजय करके मगध का विस्तार किया। हम लोगों ने अभी जाना था कि बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, सबसे पहला मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी, ठीक है। जिसमें से बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मिला लिया, किसमें, मगध साम्राज्य में, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इससे पहले ब्रह्मदत्त को उसने पराजित किया था, अर्थात यहाँ का जो राजा था साथी ब्रह्मदत्त था, ठीक है। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा, बिंबिसार का जो राजवैद है उसका नाम है साथी क्या, जीवक। क्या नाम है, जीवक, याद रखें। अवंती राजा चंड प्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा हुआ था। साथ ही याद रखेंगे, आपको मगध साम्राज्य में ही पढ़ने को मिलता है कि यहां पर ये बौद्ध धर्म के समकालीन है। तो यहां पर आपको मिलेंगे कि मगध साम्राज्य में एक गणिका थी। गणिका का मतलब समझते हैं, मगध साम्राज्य में एक गणिका थी। गणिका का मतलब होता है, गणिका, गणिका का मतलब होता है साथी वैश्या, मतलब नृत्यांगना, है ना, या इसको कह सकते हैं नगर वधु। कौन सी थी, नगर वधु। तो जो गणिका है, जिसका नाम क्या है दोस्त, अभी आप नाम नहीं समझ पाए, इनका नाम था साथी, जो कहां की रहने वाली थी, ये थी वैशाली की। कहां की रहने वाली थी, इनका निवास स्थान जो है वो है
वैशाली, वैशाली की नगर वधु वैशाली, इसका नाम है आम्रपाली। साथ ही हुआ कुछ यूं था कि आम्रपाली जो है कि बचपन से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो उस समय आप देखेंगे तो रजवाड़े जो थे, जो राजा हुआ करते थे, वहां पर मतलब यहां पर देखेंगे कला प्रदर्शन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग है, लोक मतलब नृत्य अलग है, सब कुछ ये सब राजा करवाते थे। तो ऐसे इनको हायर करते थे, मतलब जो सुंदर कन्याएं हुआ करती थी, इस क्षेत्र में माहिर हुआ करती थी नाचने और गाने में। तो ये नाचने गाने में माहिर थी और इसके पिता ही सिर्फ थे और माता और सबका देहावसान हो चुका था, मतलब कोई था नहीं परिवार में। तो इनके एक पिता थे, वो भी डेथ हो चुकी थी उनकी, तो बाद में ये जो है कि बची। तो इसका यही कार्य था कि ये सुंदर थी, तो इसका शोषण बहुत जल्दी होने के चांसेस। तो इसने बताया कि अगर मैं एक अपना एक पैशन चुन लूं कि मेरा एक व्यवसाय की तरीके से कि मैं बन नाचने गाने पर ही पैसे कमाऊंगी, वैसे अगर मैं रहूंगी कुछ कार्य करूंगी तो मेरा वैसे भी शोषण हो जाएगा। ये हमारे समाज में रहा भी है और देखने को मिलता है वे। तो ये मजबूरन जो भी है, जो भी इसके सामने स्थिति परिस्थिति आई, तो उसने क्या करना, नाचने गाने का कार्य चुन लिया। इसमें क्या हुआ कि इतनी ज्यादा सुंदर थी कि बहुत सारे जो आसपास के राजा थे तो वो इसको नाच नृत्य को देखने के लिए जाते थे। उन्हीं में से थे बिंबिसार जो है कि मगध साम्राज्य से गए हुए थे, मोहित हो गए, तो जो है कि इनसे जो है कि अपने साम्राज्य में इनको लेकर के आए, मगध साम्राज्य में, और इनको रानी बना लिया। मतलब एक वैद्य रानी नहीं बनाया, लेकिन रानी बना के रखा। और उन्हीं से एक पुत्र पैदा हुआ था साथी, जिसका नाम था जीवक, याद रखें, जिसको अपना इन्होंने क्या बनाया, राजवैद। ये राजवैद था, ठीक है, जो कि कहां पर गया था, ये राजा अवंती, अवंती जो महाजनपद है, इसकी राजधानियां थी दो। अवंती महाजनपद की दो राजधानियां महाजनपद में जानेंगे कि अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी। पहला था पूर्वी राजधानी जिसका नाम था उज्जैनी, और पश्चिमी राजधानी जिसका नाम था माहिष्मती। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, माहिष्मती साम्राज्य की बात करता है, इसका नाम है बाहुबली, ठीक है, वहां पर आप देखने को मिलता है। तो वह माहिष्मती साम्राज्य में, ठीक है। तो वहीं के राजा थे चंद्रप्रद्योत, जो कि बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का राजा था, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का राजा था। उसको ये हो गया था कि उसको एक असाध्य रोग हो गया था, इसका नाम था पांडु रोग। उस समय असाध्य था ये पांडु रोग, अर्थात पीलिया, जिसको जलोदर भी कहा जाता है। इसको क्या हो गया था, पीलिया हो गया था। तो पीलिया हो जाने के कारण ये गए और सही कर दिया चंद्रप्रद्योत को, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को जीवक ने जाकर के उसका उपचार किया और सही कर दिया। तो जिससे क्या हो गया, चंद्रप्रद्योत बिंबिसार के ऊपर खुश हो गया, तो अब उससे क्या कर ली, मित्रता कर ली। ये बहुत ही चतुर व्यक्ति है, कौन, बिंबिसार। बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध बढ़ा कर करता है और मित्रता करके करता है। बहुत बहुत सारी इसने शादियां भी करा है। कहा जाता है साथी, पुराणों में इसका मिलता है उल्लेख, पुराणों में नहीं, इसका बौद्ध ग्रंथ, इसका नाम है महावग्ग, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में कहा गया है कि बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए हुए थे। अभी समझ सकिए कि उस समय 500 शादियां किया हुआ था इसने, बिंबिसार ने। हाँ, बौद्ध ग्रंथ ये बताता है, और बौद्ध ग्रंथ के विनय पिटक के महावग्ग में लिखा गया है, इसका उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो, हवा में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चलो आगे बता जाए, चलिए आगे बढ़े। तो अब यहां पर बिंबिसार की देखिए लीजिए, यहां पर कितनी पत्नियां थी साथी, उसको बात को भी समझ लीजिएगा। बिंबिसार की पत्नियों की बात करें तो यहां पर बहुत सारी उसकी पत्नियां हैं साथी, लगभग कितनी, 500, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में के अनुसार में यहां पर इसको बताया गया, ठीक है। दूसरी बात, महाकोसला, जो पहली, जो यहां पर रजिस्ट्रेशन है जिनका, मतलब रजिस्टर्ड है, मतलब कानूनी है, जो कानूनी जिनके विवाह हुए हैं, मतलब कानूनी जो रानियां हैं, वैद्य रानियां हैं, वो अवैध कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उनका कोई लिखा पढ़ी है, ना उनके कोई मोहर कह सकते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो मान्य रानियां नहीं थी, मतलब, है ना, कानूनी। तो महाकोसला, यहां पर कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है। महाकोसला याद रखें, कौशल प्रसेनजीत कहां का राजा था, काशी, याद रखें, प्रसेनजीत की बहन। दहेज में इसको काशी मिल गया। अब बताइए, प्रसेनजीत राजा है कहां के, काशी के, और बिंबिसार ने काशी अर्थात एक महाजनपद और ले लिया। पहले तो इन्होंने अंग को ब्रह्मदत्त से जीत लिया हुआ था बिंबिसार ने। दूसरी बात समझिए, अब यहां उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। अब उस समय तो सब इनके एक ही था, लेकिन वर्तमान की बात करें कि उत्तर प्रदेश में एक महाजनपद पड़ता है साथी, उसका नाम था क्या, काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, वहां के राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन है, इसका नाम साथी क्या, महाकोसला।
महाकोसला से विवाह कर लिया और प्रसेनजीत ने अपने बहन के विवाह में दहेज स्वरूप क्या दे दिया, काशी दे दिया। अब बिंबिसार ने किसको हासिल कर लिया, काशी भी इनके साथ में हो गया। अपने साम्राज्य का विस्तार देखिए इनका। फिर इसके बाद चेलना, इसका नाम छेलना भी है, याद रखें। छेलना मतलब चेलना, छेलना, छिलना, ये जो भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है छिलना विलना, लेकिन इसका नाम छेलना या चेलना है, याद रखिएगा। वैदेही, और कहते हैं इसको लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री है। लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है। तो लिच्छवी क्या है, गणराज्य है, और लिच्छवी गणराज्य में राजा चेतक की पुत्री है, इसका नाम है चेलना। तो इससे भी विवाह संबंध स्थापित किया। दूसरी खेमा या छेमा कहा जाता है, ये पंजाब में भद्र देश की राजकुमारी है, ठीक है। भद्र देश की राजकुमारी जो छेद है पंजाब का, देखिए कहां पर है, बिहार, कहां उत्तर प्रदेश, कहां फिर इसके बाद ये पंजाब वाला क्षेत्र, देख रहे हैं, ये विस्तार कर रहे हैं, कुछ नहीं और वैवाहिक संबंध स्थापित करके। मतलब इसको एक ही इसका उद्देश्य है सिर्फ, साथी ये समझिए कि अपने साम्राज्य का विस्तार कहां कहां से संबंध बना करके किया जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया जाए या मित्रता करके किया जाए, और नहीं माने तो भाई युद्ध होगा। साम दाम दंड भेद, हमको चाहिए साम्राज्य, इस बात को याद रखिएगा। विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर, विनय पिटक आपने जाना है कि बौद्ध धर्म मैंने पढ़ा दिया हो, उसको देखिएगा। फिलहाल हुनर बैच में बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया मैंने, वैसे आपको पढ़ा हुआ है, जाकर के उसमें देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें बताया हुआ है। फिलहाल इसमें भी लाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो देवदत्त के उकसाने पर, देवदत्त जो है वो बुद्ध, भगवान बुद्ध जो आप हुए, गौतम बुद्ध, उन्हीं के चचेरा भाई था देवदत्त, ठीक है। उकसाने पर अजात शत्रु ने, अजात शत्रु मतलब अब तक जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो, समझिएगा जरा, अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया हुआ था। मतलब देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा था साथी कुणिक या पितृ हंता, पिता को मारने वाला। बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी, किसकी रखी है साथी, राजगृह की नींव रखी, याद रखिएगा। राजगृह किसने राजधानी बनाया या नींव रखी, बता सकते हैं आपने तो बताएंगे अजात शत्रु ने। ये बात समझ पा रहे हैं क्या, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखिएगा अजात शत्रु के बारे में, तो पहला हमने शासक जान लिया हर्यक वंश का, बिंबिसार के बारे में, उसकी पत्नियों के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में। अब देखते हैं उसके पुत्र अजात शत्रु के कुछ क्रियाकलाप, इसको देखते हैं कि उसने क्या किया हुआ है साथी साम्राज्य में। देखिएगा अजात शत्रु को कहा जाता है साथी कुणिक, ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। अजात शत्रु का कौशल नरेश, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल क्या है, ये महाजनपद है साथी, कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, है ना, जो कि कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत, है ना, प्रसेनजीत से युद्ध हुआ, कौशल के राजा प्रसेनजीत से युद्ध हुआ, है ना। और जब प्रसेनजीत से युद्ध होता है तो क्या हुआ, पहले तो प्रसेनजीत की हार हो जाती है, परंतु बाद में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, संधियां हो जाती हैं, समझ सकिए। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का नाम है वाजिरा, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया। अपनी पुत्री किसका, वाजिरा। पहले देखिएगा प्रसेनजीत एक राजा थे जो कि आपने जाना था काशी। अब देखो संबंध देखो जरा, प्रसेनजीत काशी के राजा थे और प्रसेनजीत का कौशल के भी राजा हैं, मतलब दो महाजनपदों पर इनका उल्लेख है, मतलब इनका विस्तार है, आप समझिए। तो सबसे पहले तो अजात शत्रु के पिता ने इनकी बहन से पहले शादी किया हुआ महाकोसला से, तो उनको, इनके पिता को अर्थात अजात शत्रु को क्या मिल गया था, काशी। इसके बाद दूसरी बार जब इनके लड़के हुए बिंबिसार, इनके नाम अजात शत्रु ने कह सकते हैं अपने मामा से युद्ध कर दिया। जब युद्ध कर दिया तो हार गए मामा जी, कौन, प्रसेनजीत हार गए। जब ये हार जाते हैं साथी, कौन, प्रसेनजीत, किसके मामा हैं, अजात शत्रु के, ठीक है, इस बात को समझिएगा। जब ये हार जाते हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु अर्थात अपने भांजे से कर दिया, और क्या कर दिया, विवाह कर दिया। तो अब देखिएगा, अब ये उनके पिता को अर्थात अजात शत्रु के पिता को काशी मिल गया था, अब इसको क्या मिल जाएगा, कौशल भी मिल जाएगा, अर्थात वैवाहिक संबंध तो स्थापित हो ही गया है ना। तो अजात शत्रु का वज्र संघ के साथ भी युद्ध हुआ, अर्थात देखिएगा अब हर्यक वंश में, मतलब देख रहे थे
कि बिंबिसार ने चंपा को भी विजित कर लिया था। अब उसके लड़के वज्जी, मतलब तीनों बिहार के पूरे महाजनपदों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हुआ, देखिएगा, ठीक है। वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ और विजय हुआ। उसके शासन में राजनीतिक मंत्री वर्षकार, तो मतलब पूछ सकता है कि अजातशत्रु का मंत्री कौन था, बोलेंगे वर्षकार, की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर भी विजय प्राप्त की। अब लिच्छवियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता, उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। इसमें इसने रथ मूसल, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा, इसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। आप लोग देखते हैं कि बाहुबली मूवी में, है ना, किस मूवी में, बाहुबली मूवी में प्रयोग होता है, बाहुबली मूवी में प्रयोग होता है। बाहुबली में कौन कौन से हथियार का प्रयोग होते हैं, भल्लाल देव करता है ना, भल्लाल देव करता है ना, बाहुबली में कौन करता है, भल्लाल देव करता है। किसका प्रयोग करता है, महाशिलाकंटक और महाशिलाकंटक का मतलब होता है ना, इस तरह से बना होता है, आप समझिएगा, इस तरह से दो वो खड़े होते हैं और यहां पर क्या होता है साथी, यहां पर पत्थर रखा जाता है ना, और इसको एक खींचने वाला होता है, ये खींच के मारता है तो ये जाता है बहुत दूर तक जाके गिरेगा धड़ाम से, और इस तरह से मतलब यहाँ की सेना को सब ऐसी तैसी कर देता है ना। तो महाशिलाकंटक बड़े बड़े ऐसे गुलेल जैसे होता है, उसमें फंसाया गया और वो जा करके इस तरह से घुमा करके मारेगा जा करके, तो दूर सेना पर जा करके, जैसे हाथियों पर गिरेगा या सेना पर, तो कुचल देते थे पत्थर को। तो ये महाशिलाकंटक है। शिला माने पत्थर, तो खोपड़ी तोड़ दिया, मतलब कौ हाथिये के सर में लग जाए तो भड़बड़ा के गिर पड़े, है ना। अपने सेना का रौंदे चले जा रहे हैं और घोड़े के ऊपर गिर जाए तो घोड़ा वाले सैनिक जब जा रहे हैं तो मार सब बिछड़ चले जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो ये और महाशिलाखंड समझ में। और क्या, रथ मूसल, आपने जाना होगा जो भल्लाल देव है ना, वो रथ मूसल का प्रयोग करता है, इसे लगा के आएगा एक साढ़ आगे, मतलब कि उसको घसीटते हुए 2-3 साढ़, है ना, साढ़ तो जानते ही होंगे, तो उसमें एक लगाया रहता है ऐसे चक्र जैसा फरसक तरीके, और काटते हुए चला जा रहा है, एकदम से कर काटे चला जा रहा है, एकदम मारते हुए सेना को एकदम बना दे, एकदम से चटनी बनावत चले जा रहे हैं, एकदम से उनका गाजर मूली तरीके काटता चला जा रहा है। तो यही सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, अजातशत्रु ने, समझते जाइएगा। तो ये, तो रथ मूसल और शिलाकंटक समझ में आया कि नहीं, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार कोसल और वैशाली, कोसल श्रावस्ती राजधानी और वैशाली, देखिएगा वैशाली, है ना, वैशाली को मिला है, कोसल और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। देखिए अब वहां पर पूरे बिहार के तीनों महाजनपद में, यहाँ पर वैशाली, लिच्छवियों और काशी और कोसल सबको एकदम चांपे चले जा रहे हैं राजा ही हम। यह बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का पोषक था, दोनों का है, राजनीतिक व्यक्ति है कहीं ना कहीं। इसको मतलब जैसे नेता लोग नहीं होते हैं कि भाई वो हिंदू को भी मानेंगे, मुसलमान को भी मानेंगे, सबको अपनी तरफ मानेंगे और करेंगे अपनी मनमानी, लेकिन पोषक कहा जाएंगे सबके, पोषक वोषक कुछ नहीं है, सब समझ रहे हो, ये सब राजनीतिक व्यक्ति है। राजा क्या होता है, राजनीतिक होता है, उसको राज करने की नीति पता होनी चाहिए, बस ये चीज। तो दोनों का पोषकता बताया जाता है, आपको याद रखना है ना। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष साथी, शासनकाल के 8वें, किसके, अजातशत्रु के 8वें, बौद्ध धर्म बुद्ध धर्म क्या कहते हैं ना, बुद्ध धर्म कह रहे हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं, एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था चुंद, है ना, चुंद नामक एक सुनार था। तो चुंद नामक सुनार ने जो है कि गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं कि खिला दिया सूकर माधव जिसको कहा जाता है। वैसे कोई कोई कहता है कि सूकर माधव का मतलब होता है सुअर का मीट, सुअर का मांस खिला दिया था। तो उनको हो गया था साथी जो है कि दस्त आने लगी बहुत ज्यादा, क्योंकि सुकर माधव में ऐसा कह सकते हैं, कोई वैज्ञानिक कहते हैं, कोई विद्वान कहता है कि सुकर माधव का मतलब होता है मशरूम, कि मशरूम खिला दिया था, है ना। थोड़ा सा वो लगता है कि मशरूम सुकर माधव ऐसा हो सकता है कि खिला दिया होगा। तो मशरूम में तो कैसा होता नहीं कि लोग परेशान हो जाएंगे, कि उसको लूज मोशन हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं होता है। लेकिन साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सूकर जो माधव होता है, मतलब सुअर का मीट कह सकते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपको वहां पर होती है बहुत ज्यादा फैट होता है उसके मीट में, है ना, और चर्बी इसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, यदि उस मीट को व्यक्ति खा लेगा तो वो तो बिल्कुल भाई दस्त करेगा,
क्योंकि कोई नहीं खाया होगा जब, समझिएगा। अब ये बताइए कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध क्यों खा लिए थे? साथ ही ये बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है। भिक्षु का मतलब होता है जो भी उनको भिक्षा में मिल जाए उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना। उनसे ये मतलब नहीं है कि आपने हमें क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो, उसको ये प्राप्त करते थे सम्मान पूर्वक। तो ये कभी जल्दी खाते वाते तो है नहीं, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ये तो मतलब क्या कह सकते हैं, सन्यासी लोग हैं, है ना। तो इनको इससे मतलब भाव संसार से कोई विशेष मतलब था नहीं, तो खा लिया। लेकिन इनको क्या हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दस्त आने लगी, तबीयत बेकार हो गई इनकी, और क्या हो गया, इन्होंने फिर धीरे धीरे महापरिनिर्वाण प्राप्त की ओर बढ़े और इनकी डेथ हो गई। समझ पा रहे हैं, यही चीज आती है ना, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक, समझ में आया कि नहीं। चलिए, उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अब ये स्तूप शब्द आ गया दोस्त, क्या आ गया, स्तूप। स्तूप का मतलब समझते हैं कि मतलब स्तूप वो साथी होते हैं बौद्ध भिक्षुओं या महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बनी इमारत या बिल्डिंग को स्तूप कहा जाता है। कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया हुआ था। मतलब क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के जहां पर जो जो राजा ले गए थे, 8 भागों में 8 राजा जो है कि इनके शरीर को ले गए थे, मतलब 8 जगह पर ले गए, वहां पर स्तूपों का निर्माण करवाया। तो अशोक जो हुआ उसने इन स्तूपों में से खुदवाया इनके अंगों को, है ना, इनके अवशेषों को, और उनको थोड़ा थोड़ा करके, है ना, जो आप लोग देखते हैं अमलिका वहां पर बना होता है, स्तूप में कई भाग होते हैं, उसको तो आप देखेंगे। तो आमलक क्या कहते हैं उसको, ऊपर जो बनाया जाता है स्तूप, जिसको पूज्य कहा जाता है ना, तो वहां पर से उसको वहां पर रखते हैं, इसके बाद उसके चारों तरफ स्तूप का निर्माण करते हैं, ये होता है स्तूप, ठीक, जानेंगे आगे। तो स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि राजगृह में के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। पूछेगा कि बताइए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था, बोलेंगे किस राजा के समय हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, तो राजा है साथी अजातशत्रु, राजगृह जगह है बिहार में, सप्तपर्णी गुफा है, और बौद्ध संगीत का यहां पर पहली बार मीटिंग हुआ, आयोजन हुआ, मतलब ये हुआ था, याद रखें। इनकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया हुआ था। देखिएगा कि पहले इसके पुत्र उदयन ने किसकी हत्या किया साथी, अजातशत्रु की। तो पहले अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया हुआ था, तो वैसे उसका लड़का उदयन कर देता है अजातशत्रु की, लो, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई साहब। उसने भी किया होगा, अपने हमारे बाबा का मार दे तो हम मार दे, तो मार दिए, ठीक, आगे बढ़ाइए। तो देखिएगा अब यहां पर उदयन या उदयभद्र, वैसे कहा जाता है उदयभद्र इसका भाई था। तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, बड़ा तथ्य इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखिएगा, उदयन ने क्या किया, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, वर्तमान इसको क्या कहा जाएगा, पटना, पाटलिपुत्र वर्तमान क्या है साथी, पटना, बिहार में, ठीक है, कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना। पूछ सकता है कि बताइए पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था, बोलेंगे कुसुमपुर, और वर्तमान में क्या है, तो बोलेंगे पटना। कहां पर है, बिहार में स्थापना की। उसने राजगृह के राजधानी, राजगृह से पहले जो मगध की राजधानी थी वह राजगृह थी, है ना। अब इसने क्या कर दिया है, मतलब कि उदयन ने राजगृह से राजधानी परिवर्तन कर दिया, किसको बनाया, पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया, बनाया। उदयन की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा छुरा भोग कर दी गई, उदयन को मार दिया गया, छुरा भोग करके हत्या कर दिया गया। टहल रहा था वहां पर, मतलब अपने गंगा और सोन नदी के संगम पर शाम के समय टहल रहा हुआ, एक व्यक्ति आया, मारे छुरा, एकदम मर गई, टें चल दी चल, तो ये मर गया, ठीक है। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र हुए साथी, उदयन के 3 पुत्र हुए, पहले का नाम था अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नाम दशक, 3 पुत्र हुए। तो इसमें ये ऐसा नहीं कि कोनो की एक का राजा बना देना, ऐसा कुछ नहीं था। इसने धीरे धीरे करके जो जौने का लाठी वही के भैंस, हाँ समझ ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब ये ज्यादा प्रभावशाली तो बन गया, फिर ये, तो क्रमबद्ध तरीके से शासन किए, बारी बारी शासन किया। पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में नागदशक का एक अन्य दर्शक नाम भी मिलता है, और बाद में जनता ने इन पितृ हंताओं को हटा करके, है ना, पितृ हंताओं को हटाकर उतार करके शिशुनाग नामक एक योग्य व्यक्ति को शासक बनाया। तो मतलब उदयन के 3 पुत्रों को जनता ने ही हटा दिया, क्योंकि योग्य थे नहीं, आपस में लड़ते रहते, तो एक योग्य व्यक्ति हुआ, इसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग को जनता के द्वारा क्या बना दिया गया,
राजा बना दिया मगध साम्राज्य का, और इसने अपने नाम पर एक वंश चला, इसका नाम था शिशुनाग वंश। तो साथी आप आगे बात करेंगे हम लोग शिशुनाग वंश की। अगर थोड़ी भी क्लास समझ में आ रही है साथी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को समझते हुए। चलिएगा अब देखिए कि आगे क्या है। शिशुनाग वंश हम पढ़ रहे हैं, क्या शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में तो संस्थापक साथी कौन है, शिशुनाग है, ठीक है। इसने सबसे पहले अवंती महाजनपद देखेंगे, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश को अवंती को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिएगा अब कितना विस्तार कर लिया है, मतलब कहाँ है मगध, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ पंजाब, और सब चीजों को मिला करके अब ये अवंती मध्य प्रदेश में भी आ गया है ना। इसलिए इसने अपनी राजधानी देखो परिवर्तन का बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, ठीक है। इसने राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। पहले राजधानी थी मगध की क्या, राजगृह। दूसरी बार फिर किसने बताया, उदयन ने क्या कन्वर्ट किया, पाटलिपुत्र ले गया। अब ये पाटलिपुत्र से उठाकर कहाँ ले गया, वैशाली। ये यही करते रहते हैं, जैसे नाम परिवर्तन नहीं जैसे योगी जी कर देते हैं, बताइए लखनऊ का लखनपुर कर दे रहे हैं, किसी को कुछ नाम कर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ये भी होता रहा, मतलब सब राज्य में शुरू से चला आया है, यही करेंगे। कुछ नहीं मिलता तो अपना राह में परिवर्तन कर रहे हैं, कौनों को उठा के इधर कर रहे हैं, कौनों को उठा के इधर कर रहे हैं, बस यही राजनीति चलती रहती साथी, ठीक है। ये पहले से होगा। काला सो काकवर्ण, कलुआ है। काकवर्ण मतलब काला था एकदम से दिखने में, इसलिए इसका नाम काकवर्ण है, कौवे के जैसा दिखने वाला। काक मीन्स कौवा, वर्ण मीन्स रंग, कौवे के जैसे रंग वाला अर्थात काकवर्ण, काला सो। इसने अपनी राजधानी पुनः, अब फिर से ये पगला आ गए हैं सब, अब तो कर डालेंगे ना ये, अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अब ये वैशाली लेकर, पहले सबसे पहले हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, ठीक वहां तक रही, अजातशत्रु तक बनी रही, ठीक है। अब अजातशत्रु का लड़का हुआ उदयन, उसने पाटलिपुत्र बना लिया, और पाटलिपुत्र को हटा करके ये वैशाली बना रहे ना शिशुनाग, और वैशाली को हटा करके ये काला शोक कलुआ आ गए, तो इसने फिर से पाटलिपुत्र ले गए स्थान। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर याद रखिए, पूछी जाएंगी। पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया साथी। इसके समय के बाद साथी क्या हुआ, पाटलिपुत्र में ही मगध की स्थायी राजधानी। तब ये पाटलिपुत्र जो पटना है वर्तमान में बिहार का, तो ये स्थायी बन गया, अब वर्तमान में अभी भी है, याद रखिएगा, ठीक है। काला शोक के शासनकाल के द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। तो काला शोक के समय ही किसका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है साथी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। काला शोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने इसको भी मार दिया हुआ था, काला शोक को भी मार दिया साथी, कौआ को भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया था। यही है, वो कलुआ दिखाया गया गोरा लेकिन है बहुत काला, याद रखेंगे, दिल का भी बहुत काला है, खतरनाक व्यक्ति है, समझ जाइएगा जरा। तो ये बात क्या समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और एक बार देखें, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे नंद वंश, अब देखिएगा हमने जाना क्या, हर्यक वंश जान लिया, उनके सभी शासकों को जान लिया। कोई भी अगर बात है तो उसको कमेंट माध्यम से कहिएगा, बताइएगा, है ना, कैसा क्या लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख सकते हैं, और बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो हम क्या ही कर सकते हैं यार, अपना तो पूरा एफर्ट मार रहे हैं ना। देखिएगा नंद वंश, अब देखिएगा नंद वंश। अब नंद वंश के बारे में हम लोग समझते हैं कि नंद वंश क्या है, टाइम पीरियड पूछ सकता है कि नंद वंश का संस्थापक सदी महानंदिन है, लेकिन आपको महानंदिन नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि आप उस लेवल में नहीं हो, नहीं समझ कि क्यों लेवल में नहीं, आप वन डे एग्जाम देने वाले हो। अगर कोई पीसीएस वाला है तो बंदा समझ सकता है, वो वहां तक पूछा जाएगा। क्या ये वन डे एग्जाम वाले याद रखेंगे, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है, लेकिन संस्थापक कोई और है। ये इसका नाम था साथी महानंदिन, महानंदिन, ये संस्थापक कहा जाएगा, है ना, ये संस्थापक। लेकिन कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था, बोलेंगे वास्तविक संस्थापक है महापद्मनंद, महापद्मनंद। इसने साथी बहुत ज्यादा काम किया। ये ऐसा शासक है, कहा जाता है कि जो महापद्मनंद है ना, ये महानंदिन का लड़का है। कौन है ना। तो अब याद रखिएगा, तो ये महानंदिन के उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं महापद्मनंद। तो ये क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये वैश्य, मतलब ये शूद्र जाति का है, शूद्र जाति का है, याद रखेंगे। तो पहला शूद्र शासक कह सकते हैं, पहला शूद्र शासक है जो कि सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण करता है। तो इसने उपाधियां भी धारण की है, उपाधि कौन सी इसको उपाधि मिली, बोलेंगे सर्वक्षत्रांतक, छत्रांतक, सर्व मीन सभी, छत्रांतक मीन छत्री,
क्षत्रियों का अंत करने वाला, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, इसी को आ जाता है सर्व क्षत्रांतक। सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, अंत करने वाला कह सकते हैं। और दूसरी बात, अर्थात इसे दूसरा परशुराम कहते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, इसे द्वितीय परशु क्या कहते हैं साथी, द्वितीय परशु राम कह सकते हैं, द्वितीय परशुराम है ना। तो इस सर्व क्षत्रांतक, और इसने क्या उपाधि धारण किया था, इसने साथी एक राट की उपाधि धारण किया था। दूसरी उपाधि इसकी एक राट, मतलब एक राट मतलब यज्ञ करवाए जा रहे हैं ना, एक राट मतलब जिसने चारों दिशाओं में अपना सर्वस्व कीर्ति मान मतलब कि यश फैला दिया हो, कीर्ति फैला दिया हो, सभी इसकी अधीनता स्वीकार करते हो, तो ये होता है एक राट की उपाधि। समझ सकते हैं। तो ये था महापद्म नंद, समझ पा रहे हैं, ये जरूर याद रखिए, पूछे जाते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध शासन का नंद वंश के हाथों में, और ये किस जाति से पूछ सकते हैं, याद रखो ये जाति थे, जाति जो इसकी है साथी, जाति है सविता। सविता का मतलब नाई, नाई मतलब नहीं जो बाल बाल काटते हैं हमारे लोगों के, तो वही है सविता यार था, नाई थे, शूद्र जाति का, याद रखो ठीक है। तो पहला एक शूद्र शासक जो क्षत्रिय बनता है, राजा बनता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महापद्मनंद ने इस वंश की स्थापना किया हुआ था। पुराणों के अनुसार यह शूद्र माना जाता है, शूद्र माता से जन्मा था साथी। यह मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक था। पहली बार कलिंग की विजय भी इसने किया हुआ था। और कहा जाता है कि कलिंग राजा खारवेल, एक वो है क्या नाम है, शिलालेख, तो हाथी गुंफा अभिलेख कह सकते हैं, शिलालेख नहीं है वो, ये हाथी गुंफा अभिलेख है ना। तो हाथी गुंफा अभिलेख में कलिंग विजय बोल सकते हैं, हाथी गुंफा अभिलेख, जो हाथी गुंफा अभिलेख है तो किसने लिखवाया था, लिखेंगे कलिंग राजा खारवेल। किसका है, खारवेल का। तो कलिंग राजा खारवेल के समय वो युद्ध होता है ना। कलिंग की राजधानी इस समय हुआ करती थी तोसली, है ना, तोसली। तो याद रखिए यहां पर जो है कि किया और विजय प्राप्त कर लिया, कलिंग को विजय हरा दिया। यहां से साथी कहा जाता है कि कलिंग विजय के दौरान ही महापद्मनंद ने जिन सेन या जैन धर्म में महावीर स्वामी के जिन की प्रतिमा को उठा करके ले आया था। मतलब कह सकते चुरा लाया था क्या, नहीं, ये आक्रमण किया था, चुरा कह सकते हो नहीं, राजाओं को चोरी करना में थोड़ा सा खराब लगेगा, तो कह सकते हैं कि वो उठा लाया था। और वहां पर भी नहरों का भी निर्माण करवाया, देखो नहरों का भी निर्माण करवाता है। तो याद रखेंगे बहुत सारे भी काम करवाए। ये शूद्र शासक भी हुआ, क्षत्रियों का नाश करने वाला हुआ, क्षत्रियों को सब खत्म करने वाला हुआ, दूसरी परशुराम कहा जाता है ना। एक राट की उपाधि धारण किया, बहुत सारे यज्ञ भी करवाए इसने, है ना, नहरों का निर्माण करवाया, कलिंग पर विजय भी किया, है ना, पहला शूद्र शासक भी हुआ और नंद वंश की स्थापना भी किया, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक राट और एक छत्र की शासक कहा जाता है इसको, और इतिहासकार को इसका निरंकुश शासन था इसका, मतलब कोई अंकुश नहीं था इसको लगाने वाला, बाहुम मारता था जो अगर कोई अंकुश लगाएगा तो। इसे उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इस तथ्यों को याद रखेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मजा नहीं आ रही क्या, बताओ, आ नहीं रही क्या यार? इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अब अंतिम शासक है साथी घनानंद, है ना। तो ये जब कम क्रूर था नहीं वो महापद्मनंद, ये उनके बाप हैं, बहुत खतरनाक लौंडा है यार, बाप नहीं है उसका, लेकिन मतलब कृत्य देखो इसके, बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये, है ना। ये तो ऐसा था कि मतलब कह सकते हैं रक्त पिपासु वाला, जैसे बलवान नहीं हुआ करता था, इस तरीके से व्यक्ति हुआ भाई साहब, इतना खतरनाक। ये कहेगा कि कोनो जाए कि भाई साहब हमको देखो राजा साहब कि हमको ये मार रहे हैं और ये हमको सता रहे हैं, कहें कि कोई भी अगर शिकायत लेके आएगा तो उसी व्यक्ति को मरवा देगा, जो शिकायत लेकर के आएगा पहले वो इसी को मरवा देगा, मतलब कि परेशानी को ही मिटा दिया पहले से, है ना। तो ये है भैया नंद वंश का अंतिम शासक है साथी घनानंद। जनता पर अत्यधिक कर लगाता था, बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था, विलासता प्रवृत्ति का जीवन जीता था और डांस नृत्य में मगन रहता था, पीए पड़ा रहता था, डांस चलता रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाई साहब अपना मस्त है, जनता आ रही है, कोई मतलब नहीं है। इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, आप देख पा रहे होंगे, इनमें से एक बार कहने गए
कि आप इस तरह से जो शासन करते हैं ये बहुत ही खराब है और जनता पर ध्यान दीजिएगा। तो उसने कहा कि तुम ज़्यादा ज्ञान ना दो, तुमको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, अपनी नौकरी हो नौकर की तरह रहो, प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री की तरह रहो, ज़्यादा ज्ञान देने की बात ना करो। तो चाणक्य को आ गया गुस्सा भाई साहब, उन्होंने कह दिया कि मतलब ये सब कह दिया तो और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो अब क्या हुआ कि अजातशत्रु ने कहा कि ज़्यादा बुढ़ऊ कहता है तो इसको पकड़ो यार, और भगा दिया, चलो भाग जाओ हमारे यहाँ से, दरबार से निकलो, हम तुमको नहीं रखेंगे। तो जब अपमान किया घनानंद ने, तो चाणक्य ने यहीं पर कसम खाया कि मैं चाणक्य ये कसम खाता हूं कि जब तक घनानंद तेरे साम्राज्य को और तुझको समूल नष्ट ना कर दिया तो मैं अपनी इस शिखा को नहीं बनूं। शिखा का मतलब चोटी नहीं, पंडित लोग लगाए रहे थे चोटी, तो उसको खोल दिया ऐसे और कह दिया कि अब तब तक मैं शिखा को अपनी नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को समूल नष्ट नहीं कर देता हूं, तेरा नाश कर दूंगा, ऐसा कह दिया, है ना। तो एक बार जा रहे थे ऐसे क्रोधित होकर के, तो अब ये जा रहे थे कहाँ, मगध से निकले और कहाँ पर जा रहे थे, ये इनको जाना होगा था, जंगल में भटक रहे थे, इसे घूम रहे थे कि यार कहाँ जाया जाए। तो रास्ते में जा रहे थे, एक व्यक्ति जो है कि एक व्यक्ति कह सकते हैं कि लड़के थे आपस में, वो खेल रहे थे और खेल खेल रहे थे। इसमें एक लड़का था, उसमें जजमेंट कर रहा था बैठे एक पहाड़ी पर। उन्होंने देखा कि इसमें बड़ा यार जो है कि दिख रहा है कौतूहल टाइप का, इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो उन्होंने देखा, उसको बुलाया, कहने बताओ तुम्हारे पिता क्या नाम है, तुम क्या करते हो। तो भाई साहब वो गाय वगैरह चरा रहा था वहाँ पे। तो कहा कि मैं तो भाई गाय वाय चराता हूँ और मेरे पिता और कुछ पता नहीं है और मुझको किराए में लाए हैं लोग। मतलब कि उसको पिता का, मौर्य का उल्लेख ही नहीं मिलता। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन था, माता के मिलता है कि मुरा उनकी माता था, इसीलिए उसका नाम मौर्य पड़ा है। बहुत मतलब ये इतिहासकार खुद ही एक मत नहीं है उसमें। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हम बताने जा रहे हैं आपको। तो वो बताता है, तो इसके बाद वो कहता है कि मैं अपने मामा के यहाँ आया हुआ हूँ, और मामा कहता है उसको, फिलहाल वो खरीदा हुआ बालक था। तो 1000 का समर्पण दे करके उस चरवाहे को कह सकते हैं, उससे खरीद लिया चाणक्य ने और ले गए उनको कहाँ पर, अब ये जाते हैं गांधार, राजधानी जो है तक्षशिला, वहीं पर एक विश्वविद्यालय है जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कहा जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वहीं पर जाकर के 8 वर्षों तक जो है कि उनको पढ़ाया और शिक्षा दीक्षा करवाया और धनुष बाण और घुड़सवारी इस तरीके से पूरा ट्रेन किया, मतलब और बहुत सारी यातनाएं भी दिया, कह सकते हैं कि मतलब उस बालक को, छोटा था लेकिन उसमें एक पोटेंशियल, एक नज़र बिल्कुल बना, तुमको शासक बनना है। वो बिल्कुल गांव घर का कोई, अभी कह सकते हैं कि कोई गांव क्षेत्र का व्यक्ति हो, गाय भैंसे हो, एकदम चरा रहा, अनपढ़ भट्ट गंवार हो, और उसको तुम राजा बना दो, तो उसको भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना, उसको बहुत सारी चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गरियाता भी होगा चाणक्य को, ऐसा नहीं वो सताता हो खूब ऐसा, तो कुछ करता भी होगा ऐसा, बताया नहीं गया, लोग छुपा लेते हैं ना। तो इसी फायदे को उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया हुआ था, और शासन काल में से, और इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। साथ ही ये सिकंदर की कहानी मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, जो कि आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगेगी, और उसको देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, बहुत ही बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए देखेंगे, और अन्य वीडियो भी जा करके आप प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर देखिएगा, और मिलते हैं फिर, और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।